तो कल जहाँ पर हम लोग छोड़ के आए थे, आज वहीं से आगे चलेंगे। कहाँ पर छोड़ के आए थे, क्या क्या चीज़ें सीख ली थी हमने। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो विषुवतरेखीय प्रदेश होते हैं, उन विषुवतीय प्रदेशों से होकर जो विषुवत रेखा गई थी, पहली बात तो कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरी थी। शुरुआत तुमने देखी थी दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका पहुंचते हैं, इसके बाद एशिया पहुंचते हैं, और इतने महाद्वीपों से होकर ये गुजर जाती है। तो उन सारे के सारे देशों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वो कौन कौन से देश थे जिनसे होकर ये गुजर रही थी। उसके लिए छोटी सी चीज़ हमने बताई थी ना, डोर बिया ब्राज़ील बन काका यूके सोम, है ना। कौन कौन से हो गए, डोर इक्वाडोर। अगर इन नामों को कभी पढ़ा है तभी ये नाम याद भी आएंगे। और इक्वाडोर कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। डोर बिया ब्राज़ील बन, कौन कौन से, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, इसके बाद बन गैबन, काका यूके सोम। काका कौन से हुए, कांगो गणतंत्र और कांगो लोकतांत्रिक, ये दो कांगो हो गए। यू से क्या हुआ, युगांडा। के से क्या हुआ, केनिया। सोम से क्या हुआ, सोमालिया। तो सोमालिया से ये किसको छोड़ जाता है, किसको छोड़ जाता है, अफ्रीकन महाद्वीप को। सोमालिया से होकर गुजर जाता है। इसके बाद मालनेशिया किरबाती, मालनेशिया में मालद्वीप, और मालनेशिया, नेशिया दैट इज़ इंडोनेशिया। मालनेशिया किरबाती, साओ प्रिंसिप टॉम, इतने ही देश हैं जिनसे होकर ये गुजरी थी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोगों ने कल अक्षांश पढ़ने के क्रम में देखा था, और आज भी हम अक्षांश को ही आगे बढ़ाएंगे। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कहा जाता है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड। ठीक, हम लोगों ने बात करी थी कि ये रेखाएं नहीं होती हैं, ये सर्किल्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ सर्किल्स के बारे में पूछा जाए तो 1 से लेकर 89 तक सर्किल्स हैं। दूसरी तरफ 1 से लेकर 89 इतने सर्किल्स हैं। 0 डिग्री का एक सर्किल है, लेकिन जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, दोज आर नॉट सर्किल्स, वो क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने लैटिट्यूड्स हैं टोटल, तो फिर उनकी संख्या 181 होती है। हम लोग कल इसके बारे में देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे दूसरी अन्य रेखाओं की। देखिए, तो एक जो लाइन थी जिसने बीचों बीच अर्थ को काट दिया, इसके कई नाम हो गए 0 डिग्री अक्षांश के। कई नाम हो गए, कौन कौन से नाम हो गए, एक तो भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा कहा जाएगा, इसके पीछे कोई बहुत टिपिकल साइंस तो है नहीं। जो भू को मध्य से बांट दे रही है वो भूमध्य रेखा। इसके अलावा इसी को विषुवतीय रेखा कहा जाएगा, विषुवत रेखा ये भी कहा जाएगा, है ना। ये दोनों कहे जाएंगे। इंग्लिश में जब जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसको ही इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर है, वास्तव में ये लाइन नहीं होती है, सर्किल होता है। इस बात को हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक, इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जानना, कौन कौन सी दो रेखाएं, इन दो को देखते हैं। ये 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। कौन सा, उत्तरी अक्षांश। और ये 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है। एक चीज़ तो आप जान चुके हैं कि जब भी हम इस 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे या 0 डिग्री से नीचे की तरफ चलेंगे, तो हम अक्षांशों को खाली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री नहीं कह सकते। उनके साथ हमको एक सफिक्स लगाना पड़ेगा, नॉर्थ या साउथ, तभी जान पाएंगे। जैसे अगर हम कहें 45 डिग्री अक्षांश कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा बताओ। बिल्कुल, अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर हम कहते 45 डिग्री नॉर्थ, तो आपको पता चल जाता कि वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पड़ने वाला है। इसका मतलब है कभी भी किसी स्थान की अगर हम अक्षांशीय स्थिति बताने जा रहे हैं तो नॉर्थ या साउथ अगर हमने नहीं लगाया है तो ये हमारी गलती है। ठीक है,
तो इसी तरह से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहा जाता है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहा जाता है नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ये मकर रेखा। अब प्रश्न ये उठता है कि एक 0 डिग्री बताई गई, दूसरी 23.5 डिग्री, तीसरी भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्यों बताई जा रही है? कोई तो कारण होगा। तो सबसे पहले ये 23.5 डिग्री का हमारी यूनिवर्स में, मतलब सॉरी, हमारी पृथ्वी के लिए इतनी उपादेयता क्यों है, क्यों 23.5 डिग्री की इतनी पूजा पाठ की जाती है, पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसके लिए हम आपको मैथमेटिक्स में लेके चलेंगे कि क्यों ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक, ओके। कुछ चीज़ें समझ लो। जो सन से आने वाला जो रेडिएशन है, प्रकाश के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, ये आने वाला रेडिएशन जब निकलता है ना सन से, अगर ये सन मान लें, इससे निकलता है तो कैसे? डाइवर्जिंग, आगे जाकर डाइवर्ज करता चला जाता है, डाइवर्जिंग रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन जब सन से दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो ये पैरेलल लाइंस में माना जाता है। यूनिवर्स से आने वाली जो किरणें होती हैं, लाइट की हो या रेडिएशन जो भी है, वो पैरेलल लाइंस के रूप में आती हैं। तो अगर ये अर्थ मान लें तो इस पर जो आने वाली सन की रेडिएशंस हैं वो कैसी मानी जाएंगी? पैरेलल लाइंस के रूप में। ये बात समझ में आ रही है? ये पैरेलल लाइंस के रूप में आएंगी, ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस के रूप में आएंगी, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है इस पूरे सिस्टम में, इस बात को देखेंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस बात को देखेंगे। हमारी जो अर्थ है अपनी वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री के झुकाव पर है। इस बात को हम लोग बाद में समझेंगे, पर फिलहाल जो समझने वाली बात है उसको समझते हैं। तो ये सारी रेज जो सन से आ रही हैं, इन सब को हमने नॉर्मली एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट कराया। ठीक, एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट कराया। ठीक, और इन सारी जगहों को इसके सेंटर से हम जोड़े दे रहे हैं। 1 2, इसको भी जोड़ देते हैं, 3 4 5, इन सारी जगहों को हमने जोड़ दिया। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि सन की ये वाली रे जब यहाँ पर आकर, मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, इसको बी, सी, डी और ई। ठीक, रे 1 2 3 4 5। ठीक, 1 से लेके 5 तक की रेज हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी ई में आकर इंसिडेंट हो रही हैं अर्थ पर। ये वाली रे यहाँ पर जब गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये देखने के लिए हमको यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक, इसके साथ स्पर्श रेखा खींचते समय हम क्या करते हैं, ये इसके साथ स्पर्श रेखा खींची, तो इस तल पर ये जो रे है, ये तल है और ये रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। ये तल है और ये सूर्य की किरण है, इनके बीच का एंगल कितना, एक दूसरे से पैरेलल है, एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। इसी को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा जानते ही हो ना, स्पर्श रेखा तो नाम सुना है। तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा खींची तो हम देखते हैं कि सन की ये वाली रे इसी स्थान पर कितना एंगल बना रही है, तो आप देख पाएंगे कि इस स्थान पर बनने वाला जो एंगल है
वो इस नॉर्मल के साथ समथिंग ग्रेटर देन 0 डिग्री है ना। मान लेते हैं x डिग्री है तो x डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक, अब भूल चूक लेने देनी थोड़ी सी यहाँ पर बनी हुई है, हम इसको बजाय इसके ये इसको सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्पर्श रेखा खींची गई, इस स्थान पर जो सूरज की किरणें हैं वो 90 डिग्री पर आकर गिर रही हैं। देख रहे हैं, इस स्थान पर 90 डिग्री पर आकर गिर रही हैं। फिर से यहाँ पर चलते हैं तो ये फिर से ग्रेटर देन 0 डिग्री तो हैं, ये ग्रेटर देन 0 डिग्री तो हैं, लेकिन 0 डिग्री नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर चलते हैं तो ये भी ग्रेटर देन 0 डिग्री है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक सेम समय पर पृथ्वी की जो कर्वेचर है उसकी वजह से हर एक स्थान पर सूरज की किरण इंसिडेंट होने के बाद कितना कोण बनाएगी, ये निर्धारित होता है किससे, इस कर्वेचर की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई। ये एक ही समय की बात है, अलग अलग समय नहीं लिए जा रहे, एक ही समय पर रेज 1 to 5 यहाँ पर आकर इंसिडेंट हो रही हैं और उसी समय पे अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 डिग्री, अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि सोलर जो इंसोलेशन है उसको सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करेगा, सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करेगा, जहाँ पर सूरज की किरण नॉर्मल पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है। तो आप देखकर बताएं स्थान A, B, C, D और E में से सबसे ज़्यादा सोलर इंसोलेशन किसको प्राप्त हो रहा है, C को, क्योंकि C पर सूरज की किरण बिल्कुल नॉर्मल गिर रही है। जैसे जैसे स्थान पर ये इंक्लिनेशन की वैल्यू घटने लगती है वैसे वैसे जो रिसीव्ड एनर्जी होती है, रिसीव्ड सोलर रेडिएशन होता है, इंसोलेशन होता है, उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। ठीक, तो एक चीज़ अगर ये पृथ्वी बिल्कुल ऐसी ही होती, बिल्कुल ऐसी ही होती तो हमेशा हर दिन निकलने वाला सूरज इस क्षेत्र में बिल्कुल नॉर्मल पड़ता, जो कि कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती और यहाँ पर भी 0 हमेशा बना रहता, यहाँ पर भी 0 हमेशा बना रहता। ऐसे में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता वो इस तरह से होता कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा, इससे कम, इससे कम, सबसे कम। इसी तरह से यहाँ पर भी होता, इससे कम, इससे कम, सबसे कम, ऐसे ही बना होता। लेकिन क्या ऐसा होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है पूरी पृथ्वी में। किन वजहों से होता है, पहली बात अर्थ का अपने जो रिवोल्यूशनल एक्सिस है उसमें चक्कर लगाना, सन के अराउंड, इसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़ होती है सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, यद्यपि वो भी इस रिवोल्यूशन के अंदर ही आ जाता है। ठीक, इसके अलावा एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वायुदाब एवं पवनें। ठीक, वो भी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। एक स्थान की गर्मी को दूसरे स्थान की सर्दी से मिलाकर वहाँ के मौसम को मॉडरेट कर देती हैं। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन पूरी पृथ्वी में होता रहता है। लेकिन अगर ये व्यवस्था होती और ये व्यवस्था बिल्कुल स्थायी होती तो हमेशा यहाँ वाला व्यक्ति भयानक सोलर रेडिएशन के जोन में होता और यहाँ वाले व्यक्ति को कभी भी सोलर रेडिएशन मिलता ही नहीं। लेकिन कुछ तो स्पेसिफिसिटी है जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम उस दिशा में चलते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो अपनी इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, अपनी इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, इस वर्टिकल एक्सिस के साथ झुकाव बनाती है 23.5 डिग्री का। कितने का? 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। और इस 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से जरा सा हम इसको जब ऐसे लेकर जाएंगे ना, तो जितने भी यहाँ पर आपने रेखाएं देखी हैं ये सब ऐसी ऐसी हो जाएंगी। देख रहे हो, ये सब ऐसी हो जाएंगी। तो अब वास्तव में ये है 0 डिग्री अक्षांश। समझ में आया?
ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये कितना हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अब अर्थ को जब घूमना है तो वो इस एक्सिस पर नाचेगी, ना कि इस एक्सिस पर। उसका रोटेशन यहाँ पर होगा इस तरह से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेशन इसका होगा। और इस रोटेशन के चलते क्या होगा, आप जरा देखना, ये जो जगह है जहाँ पर मान लेते हैं इस तरफ सन की रेज आ रही हैं, और ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है और ये जो लोकेशन है, ये यूँ ऐसा करके घूमेंगी, ऐसा करके घूमेंगी यूँ कि ये वाला पॉइंट घूमकर यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी स्थान इस रेखा पर अवस्थित होंगे, दिन भर में एक न एक बार वो सूरज के सामने आएंगे, अगर इस जगह पर सूरज सीधा चमक रहा है तो जितने भी स्थान इस रेखा पर अवस्थित हैं, क्योंकि दो तरह के मोशन होते हैं अर्थ के, एक अपनी ही एक्सिस में रोटेट करना और एक इस रोटेशन के साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, दो तरह के मोशन होते हैं। तो ये 24 घंटे में कम से कम इस स्थान का कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक न एक बार सूरज के सामने ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला स्थान ऐसे घूमेगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी ऐसे घूमेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये भी ऐसे घूमेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और इस पैरेलल बीम सिस्टम की वजह से और इस इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से केवल ये क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में पूरे वर्ष में कभी न कभी सूरज सीधा चमकता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मली नीचे इस तरह से कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और इस पर ये बिल्कुल नॉर्मली चमकता है। किस 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच, केवल इतने जोन में ये चमकता है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी हो गया, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी हो गया। ठीक, केवल इतना क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार सूरज कैसा चमकेगा, वर्टिकली लंबवत चमकेगा। इसके बाहर नहीं, इसके नीचे भी नहीं, खाली इतने ही क्षेत्र में। इसका मतलब है ये वो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर सोलर इंसोलेशन रेडिएशन की जो मात्रा है वो अधिकतम होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक इसमें से कुछ पूछना है? कुछ ऐसा लगता है कि पूछने लायक है? सारी चीज़ें क्लियर? हमने कुछ चीज़ें आपको बताई। नंबर 1 पहली चीज़ बताई कल का रिवीजन करते हुए कि वो कौन से देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद हम लोगों ने शुरू करा कि उसके अलावा, विषुवत रेखा के अलावा कौन कौन सी और ज़रूरी अक्षांश हैं। तो उसमें हमने पाया 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। वो क्यों हैं, उस चर्चा में जाते समय हमने देखा कि जो अर्थ की वर्टिकल एक्सिस है उससे अर्थ का झुकाव 23.5 डिग्री है। इस 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से और सोलर सिस्टम से आने वाली जो पैरेलल बीम्स हैं उनकी आपसी सम्मिलन की वजह से ऐसा होता है कि केवल यही एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें वर्ष में कम से कम एक बार सूरज सीधा ज़रूर चमकता है। और चमकने की वजह से होता क्या है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा का संचय किया जाता है। और यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन सा कटिबंध कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध। अब इसके उष्ण होने का रीज़न समझ गया कि उष्ण क्यों है, उष्ण कटिबंध क्यों कहा जा रहा है। आगे जाकर ये प्रश्न और डेवलप होते हैं। ये प्रश्न डेवलप होते हैं कि क्या ये जो आप देख रहे हैं क्या ये बिल्कुल फिक्स फेनोमेनन है,
क्या ये बिल्कुल इतना ही बना रहता है? लेकिन आगे आप देखोगे कि इसमें शिफ्टिंग भी होती है, शिफ्टिंग भी होती है। हम लोग ITCZ पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि शिफ्टिंग भी होती है। ठीक, तो आज का क्लास बहुत लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि MOU लेके हम लोगों को जाना भी है। तो ठीक है, वहाँ से बंद कर दो।